वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है जहाँ से वीडियो खत्म हुआ था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एच वन ने जिंगलोंग के बाप को खूब ज़्यादा पेला था। बाद में एच वन ने उससे पूछा था कि बता वो लोग कौन थे जिन्होंने मेरे माता-पिता को अगवा किया था। अभी जिंगलोंग का बाप कहता है कि मैं रैली में प्लान तो कर रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ करूँ क्योंकि तुमने मेरे भेजे गए तीनों बंदों को मार दिया था और मैं अपने पैसे भी तुम्हारे माँ-बाप से लेने के लिए गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर कुछ मिस्टीरियस फिगर वहाँ पर खड़े थे जिन्होंने अपने सर के ऊपर ब्लैक लबादा लपेटा हुआ था, यानी कि ब्लैक शॉल जैसे कोई ओढ़ते हैं ना वो वाला ओढ़ा था। और मैं उन लोगों को ज़्यादा देख भी नहीं पाया था। तभी ये जवान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, इतना कहकर फिर से मारने की कोशिश करता है। लेकिन जिंगलोंग का बाप कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने अब तक जो भी बोला था मैं वो झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने अपने ब्रदर चुआन के बारे में बोला था वो कुछ भी झूठ नहीं था। मैंने वहाँ पर उनको देखा था कि वो उन लबादे वाले बंदों के साथ में बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। सीन फ्लैशबैक की तरफ जाता है जब येचुआन के घर पे जिंगलोंग का बाप गया था। तभी जिंगलोंग का बाप वहाँ पर पहुँचा था, तभी उसने देखा कि कुछ लोग जो कि येचुआन के फादर से बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। उन्होंने ब्लैक रॉब भी पहना था। तभी वो थोड़ी-सा अंदर जाने की कोशिश करता ही है कि तभी ब्लैक रॉब पहना एक बंदा जिंगलोंग के बाप की तरफ देखता है और अपनी आँखों से इतने ज़्यादा ऑरा रिलीज़ करता है कि जिसकी वज़ह से जिंगलोंग का बाप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। उसी की वज़ह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसकी वज़ह से उसने ज़्यादा कुछ देख नहीं पाया। जब मैं जागा तब मैं वहाँ पर उन लोगों को देख नहीं पाया, तुम्हारे माता-पिता भी वहाँ से गायब हो चुके थे। वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बिखरा सामान के अलावा कुछ नहीं था। तभी एचवान उससे कहता है कि ये कैसे तुम साबित कर सकते हो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? तभी जिंगलोंग का बाप कहता है, हाँ, मैं वापस वहाँ पर गया था, वहाँ मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बिखरे सामान के बीच में येचवान तुम्हारे लिए तुम्हारे माता-पिता ने कोई चिट्ठी रखी है। मैंने यहाँ पर तो रखी थी, इतना कहने के बाद वो वहाँ पर खंगोलने लगता है, तभी उसे मिल जाती है और वो येचवान की तरफ आगे बढ़ा देता है। तभी येचवान उस लेटर की तरफ देखता है और वो अपने मन में सोचता है, क्या मेरे माता-पिता ने मेरे लिए एक लेटर रखा है? इतना सोचने के बाद वो अपने हाथों में वो लेटर ले लेता है और उसकी सील ओपन करने के बाद वो फोल्ड करने के बाद वो लेटर में जो लिखा है उसे पढ़ने लगता है। ये लेटर बहुत ही ज़्यादा लंबा है, इसकी वजह से मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में बता दूँ। यहाँ पर येचवान के फादर ने लिखा है कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब तक तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिग बुचर टैलेंट के साथ अवेकन हुए हो, तब तक मुझे लगता था कि तुम एक पीसफुल तरीके की लाइफ को बिता सकते हो। लेकिन जब तुमने उस दिन मुझे बताया था कि तुम्हारे टैलेंट की वजह से तुम लिविंग थिंग्स को एक पिग की शक्ल में दिखते हो और उसी की तरह से तुम अपने टैलेंट को उन लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, तब तक ये सब कुछ बदल चुका था। तुम्हारे मॉम डैड के बारे में तुम चिंता मत करना, वो करंटली अभी तुम्हें नहीं मिल सकते। इसकी वजह से तुम यहाँ से हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। ये लोग जो हैं उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हैं अभी, इसी वजह से तुम अभी इनसे पंगा नहीं ले सकते। इसी की वजह से तुम हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। जब सही टाइम आएगा तब वो लोग मिल जाएंगे। ये चुवान उस लेटर के हैंडराइटिंग को देखने के बाद कंफर्म हो जाता है कि ये उसके फादर ने ही लिखे होते। वो उस लेटर को पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तभी वो पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येचुन के फादर ने उस लेटर को वहाँ पर रखा था। तभी वो लोग कह रहे होते हैं कि येचुन के फादर कि मेरे बच्चे तुम ज़्यादा चिंता मत करना और अपने पाथ को खुद तुम ही चूज़ करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने टैलेंट को जिस तरीके से भी इस्तेमाल कर दो, तुम्हारे फादर तुमको उस चीज़ में मदद करेगा। तुम अगर इससे किसी को मारने की कोशिश करोगे तब भी तुम्हारा फादर तुम्हारे साथ खड़ा होगा और तुम्हें सपोर्ट करेगा। तभी उसी में येचुन की मदर को भी दिखाया जाता है कि जो कि येचुन से बिछड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। येचुन के फादर येचुन की मदर को कंफर्ट करते हुए कहते हैं कि अगर वो दिन आ गया तब हम फिर से मिलेंगे मेरे बच्चे। इसी के साथ वो लोग वहाँ से चले जाते हैं लेटर को रखने के बाद, जहाँ पर लिखा होता है कि लेट्स गो जूनियर। तभी येचुन अपने हाथों में रखे लेटर को एक बार देखता है। बाद में येचुन वहां से निकल जाता है अपने घर की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तभी जिंगलोंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येचुन को वहां से जाते हुए देख रहा होता है जिंगलोंग का फादर। तभी जिंगलोंग वहां पर अपने फादर के पास आता है और वो उससे उठाते हुए कहता है कि डैड, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा ऐसा बदला वहां पर येचुन से फिर से लूंगा। तभी जिंगलोंग का फादर कहता है कि चिल्लाते हुए, जब मैं मार खा रहा था तभी तुम कहाँ पर गए थे? तुम तो वहाँ पर खड़े-खड़े रो रहे थे वहाँ पर मुझे देखने के बाद। अपने फादर की ऐसी बातें सुनने के बाद जिंगलोंग भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो भी मैं करने लगता है। तभी जिंगलोंग का फादर कहता है कि जी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो ज़रूर लूँगा। इतना कहने के बाद वो अपने फ़ोन को उठाता है और वहाँ पर कौशिन नाम के बंदे के ऊपर कॉल लग आता है। तभी हमें पता चलता है कौशिन बंदे का नाम जो है वो थंडर लाइन अलायंस वाला जो बंदा नहीं था कि जो कि एच वन के साथ फाइट करने टाइम पे वहाँ से चला गया था, भाग गया था, वो वही बंदा होता है।
तभी सीन कौशिन की तरफ जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कौशिन वहाँ पर बैठा-बैठा 2 लड़कियों से अपने घाव के ऊपर पट्टियाँ लगवा रहा होता है। तभी वो उसके पास जिंगलोंग के बाप का फ़ोन आता है। वो कहता है कि हेलो कौन है? जिंगलोंग का फादर दूसरी साइड से कौशिन से कहता है, कौशिन ये मैं हूँ। मैंने तुम्हारे पास इसलिए फ़ोन किया है कि किसी बंदे ने मुझे मारने की कोशिश की है। तभी कौशिन उससे कहता है कि ऐसा कौन हो सकता है कि जो कि क्वेंचन में तुम्हारे साथ पंगा ले सके? जिंगलोंग का बाप उससे कहता है वो एक पिग बुचर है जिसका नाम ये चुआन है। पिग बुचर का नाम सुनते ही कौशिन को कुछ बात नोटिस होती है। वो सोचता है कि ये चुआन एक पिग बुचर। इतना सोचने के बाद वो अपने घाव के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है हाँ तो वो स्किनी बाट वही है जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। तो वो वही है। अब टाइम आ गया है हमारे कुछ पुराने मामलों को रफा दफा करने का। तभी सीन येचवान के घर की तरफ जाता है, जहाँ पर येचवान अपने मॉम डैड के बारे में सोचते हुए कहता है कि मॉम डैड ये मैटर नहीं करता कि आप लोग कहाँ हैं। वो लोग रोप वाले लोग कौन थे, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं आपका बेटा आपको ढूंढ के ही रहेगा। तभी वो जिंगलोंग के बाप के बारे में भी सोचता है कि उसने कहा था कि अगर वो लोग ब्लैक रोप वाले बंदे इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि लियूजिंग को एक ही नज़र में बेहोश कर सकते हैं, तो वो उनकी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगी। मॉम डैड ने इन लोगों को इतनी आसानी से आकर्षित कैसे कर लिया होगा? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ये ढूंढ कर ही रहना होगा। तभी एचवन अपने माइंड में सोचता है कि अभी अगर मैं अपने माता पिता को ढूंढना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ अभी एक ही चीज़ के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, वो है नाइन हेवन अलायंस, जिसके ऊपर मैं पूरी तरीके से अभी भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी तो बहुत ही ज़्यादा मदद की है। इतना सोचने के बाद एच वन अपनी पोटली में अपने गोल्डन स्पाइडर लेग्स को लेने के बाद वहाँ से निकल जाता है नाइन हेवन अलायंस की तरफ। तभी हमें सीन ब्लैकस्मिथ का शॉप का दिखाई जाता है, जहाँ पर एच वन ने अपने पहली बार डैगर को बनाने के लिए ऑर्डर दिया था। तभी एच वन को देखने के बाद वो बोर भी कहता है कि हे किड कैसे हो, क्या मैंने तुम्हें जो डैगर दिया था उसमें कुछ परेशानी आ चुकी है यहाँ पर? तभी एच वन उसको कहता है कि यह कैसे हो आप? नहीं, मेरे डैगर में कोई भी परेशानी नहीं आई है। तभी वो बोर येचवान के पोटली में वहाँ पर देखता है कि वहाँ से कुछ बाहर निकला हुआ है गोल्डन। तभी वो येचवान से कहते हैं, बच्चे तुम्हारी पोटली में ये क्या है जो कि यहाँ बाहर की तरफ निकला है गोल्डन रंग का? क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? इतना कहने के बाद येचवान उसको वो गोल्डन स्पाइडर का लेग दिखा देता है, जिसको देखने के बाद वो गोल्ड बोर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो चीखते हुए कहता है क्या ये तो गोल्डन स्पाइडर की लेग है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है। येचवान उसके इस तरीके के रिएक्शन देखने के बाद कहता है गोल्डन पॉइजन स्पाइडर वो क्या होता है? तभी वो बोर भी कहता है कि यू बात तुम कमीने, तुम्हें पता भी नहीं और तुम्हारे पास इतना टॉप टायर का स्टफ तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। जरा मुझे देखने दो इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करता है। बाद में वो येचुआन से कहता है कि येचुआन तुम्हारी नाइफ को मैं इसकी मदद से थोड़ा सा और भी ज़्यादा अपडेट कर सकता हूँ, क्या तुम इसे करवाना चाहोगे? येचुआन कहता है कि इन्हांस, आप इन्हांस कैसे कर सकते हैं, आप कैसे करेंगे इसको? तभी बोर कहता है कि ये गोल्डन पॉइजन स्पाइडर का लेग है जिसमें दो एबिलिटी आते हैं, एक है गोल्ड और दूसरी है पॉइजन। तो तुम्हें इसमें से एक एबिलिटी को चूज करना होगा ताकि मैं इसको तुम्हारे ब्लेड के साथ कंबाइन कर सकूं। साथ ही में कुछ तुम्हारे वेपन को मैं एक्स्ट्रा इफेक्ट भी दे सकता हूँ। VH1 लालच दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों एट्रीब्यूट को एक साथ नहीं कंबाइन कर सकते? तभी बोर कहता है कि तुम इतना ज़्यादा भी लालचू मत हो, क्योंकि मैं एक रेट्रीब्यूट को तुम्हारे ब्लेड में डालूंगा तो दूसरा आप निकल जाएगा। तुम चूज करोगे कि तुम्हें कौन सा चाहिए। ये तो तुम शुक्र मनाओ कि मैं आज अच्छे मूड में हूँ, वरना तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा पैसे लेता। आज मैं ये तुम्हारा काम फ्री में कर दूंगा। तो बच्चे दोनों में से एक को चूज करो, पॉइजन या फिर गोल्ड। तभी एच1 चूज करता है गोल्ड को और कहता है कि अगर मुझे फ्यूचर में ये इसको सेकेंड हैंड बेचना पड़ जाए तो मैं इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। उसकी समझदारी देखने के बाद बोर कहता है कि बच्चे तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सच में पता है कि इस दुनिया में सारी चीज़ें कैसे काम करती है। इतना कहने के साथ ही वो गोल्डन स्पाइडर के लेग को उठाते हैं और बाद में वो भट्टी में डाल देते हैं उसको पिघलाने के लिए। अपना काम करते टाइम उसके मुख पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्माइल थी, क्योंकि उसको पता है कि वो उसको हरदम इस तरीके के मटेरियल नहीं मिल सकते। बाद में वो येचवान के ब्लेड के ऊपर वो गोल्डन स्पाइडर लेग का लिक्विड डाल देता है, जिसकी वजह से उसके ब्लेड के ऊपर छन छन जैसी आवाज़ आने लगती है। बाद में ब्लेड में अच्छी तरह से स्किल को मिक्स करने के लिए वो अपने हथौड़े से बहुत ही ज़्यादा गहरे वार करने लगता है। कुछ मिनटों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर येचवान का ब्लेड तैयार हो चुका था। वहाँ पर हमें ब्लेड को दिखाया जाता है, जहाँ पर गोल्डन तरीके के स्ट्रिंग को दिखाया जाता है जो कि येचवान के ब्लेड के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी आकर्षकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है।
बच्चे, तुम आज बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि मैंने तुम्हारे लिए आज तुम्हारे ब्लेड को इन्हांस कर दिया। यूजुअली मैं 5 लाख येन से ज़्यादा चार्ज करता हूँ, वो भी इन्हांस करने के लिए। लेकिन आज तो मैंने तुम्हारे लिए घर पे ही इस तरीके के ब्लेड को फोर्ज कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है तुम्हारे लिए। ये जवान भी उनकी उदारता के लिए उनको थैंक यू कहता है। थैंक यू मास्टर। बाद में वो अपने दिमाग में है ब्लेड को पकड़ते हुए कहता है कि ये पहले से बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहा है मुझे। VH1 ब्लैकस्मिथ से कहता है कि मास्टर ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है, लेकिन ये सच में करता क्या है, इसके एट्रीब्यूट क्या है। तभी उसकी बातें सुनने के बाद वॉर मॉन्स्टर भी कहता है कि यह वेपन इन्हांसमेंट है, जहाँ पर वो उसके अटैक को पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तुम्हारा गॉड है, इसी वजह से तुम्हारा क्रिटिकल चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने टाइम। उनकी बातें सुनने के बाद VH1 अपने माइंड में सोचता है, क्या क्रिटिकल चांस बढ़ जाएगा? यह दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। मैंने शायद सही चॉइस की है, क्योंकि ये मेरे सिस्टम विंडो के साथ कंबाइन होने के बाद बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि मेरी सिस्टम विंडो की मदद से मैं टॉप पे भी टॉप जा सकता हूँ। ब्लेड की ग्रिप कसते हुए वो अपने हाथों से बहुत ही ज़्यादा स्लेस लगाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्लेस का नज़ारा बन जाता है। वो स्लेस लगाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि क्या ये बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है मुझे पहले से, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हांसमेंट की वजह से वे मेरा शरीर का हिस्सा ही है। इतने कहने के साथ ही वो आगे की ओर स्लेस मारते हुए बढ़ने लगता है। बाद में वो रुक जाता है। वो अपने इस तरीके की मॉन्स्टरस पावर को देखने के बाद वो खुद भी हैरान हो चुका था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है और हमें दिखाया जाता है कि बुचक नाइफ इन्हांसमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसका ग्रेड है लेवल 1। बाद में पैसिव स्किल दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि 9 स्विंग मारने पर उसकी 10 स्विंग पर 200 डैमेज बढ़ जाएगा। बाद में उसका जैसे जैसे लेवल अप होगा तभी हमें पता चलता है कि उसका डैमेज भी इंक्रीज होगा और रिक्वायरमेंट इन्हांसमेंट भी कम हो जाएगी। अपनी इस तरीके की प्रोग्रेस के लिए ये जो मास्टर ताइजिंग को थैंक यू कहता है और कहता है कि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे आप बुला लेना। इसका नाम ताइजिंग है, लेकिन ब्लैकस्मिथ या फिर बोर बोलने में आसानी होती है, उस वजह से मैं यही कहूँगा। तभी वो ब्लैकस्मिथ कहता है कि ये क्यों आना, ये कुछ जो भी मैं कर पा रहा हूँ वो तुम्हारी मदद से ही हो पा रहा है। इतना कहने के बाद वो येचवान को बाय कर रहा है। यहाँ पर एक ईस्टर एग है कि येचवान के फादर का नाम ही ये क्यूआन है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सामने की ओर एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा पहाड़ दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊपर एक टॉम बना हुआ होता है। वहाँ पर से नीचे की ओर सीढ़ियाँ आ रही होती हैं। वहाँ नीचे की ओर हमें दिखाया जाता है कि हमारा येचवान वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि मेरे माता पिता को ढूंढने में मुझे 9 हेवन अलायंस वाले जरूर ही मदद करेंगे। तभी येचवान अपने माइंड में सोचता है कि तो ये है 9 हेवन अलायंस का बेस। तभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पर्सन की एंट्री होती है। वहाँ पर प्रिंसिपल आ चुका होता है, जो कि एच वन को देखने के बाद कहता है कि स्टूडेंट एच वन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी प्रिंसिपल को एच वन कहता है कि प्रिंसिपल जाओ, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। तभी प्रिंसिपल जाओ कहता है कि मेरे क्वेश्चन को रिपीट करना बंद करो और तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ पर आया हूँ 9 हेवन्स अलायंस में हमारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करने के लिए। ये ऑब्वियस सी बात तो नहीं है ना। तुम्हें समझना होगा कि अगर हमारे 9 हेवन्स अलायंस में हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए तो हमारा स्कूल का नाम बहुत ही ज़्यादा रोशन हो जाएगा। येचवान भी उनकी बातों में हामी भरता है। हो तभी प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें ज़्यादा पर्सनली होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ये तुम जानते हो कि यहाँ पर तुम्हारे लिस्ट में नाम नहीं होगा, क्योंकि तुम एक कॉम्बैट टाइप के प्रोफेसर के साथ अवेकन नहीं हुए हो। मैं यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने एक भी स्टूडेंट को हमारे स्कूल से नहीं लिया है, इवन लूजिंग वन को भी नहीं लिया। उनके 9 हेवन्स अलायंस के स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए। येचवान जानता है कि घटिया आदमी को घटिया आंसर ही देना चाहिए। वो कहता है कि वेट है मेरे इस बैग में, मैं इस तरीके से अपने ट्रेनिंग को कर रहा हूँ यहाँ पर। प्रिंसिपल कहता है कि येचवान, तुमने शायद अपने बोटल नेक को टच कर लिया है तुम्हारी कल्टीवेशन में। तुम्हारा प्रोफेशन लाइफ टाइप का है, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम यहाँ पर कल्टीवेशन कॉम्बैट क्लास में जाने की कोशिश मत करो और इसके ऊपर गिव अप कर दो। बाद में तुम अपने बूचर टैलेंट के ऊपर ही ध्यान दो ताकि तुम अच्छे बूचर बन सको। येचवान कहता है कि प्रिंसिपल, मैं आपकी बातों को समझ गया, मैं अभी जाकर पिक को बूचर करने की कोशिश करूँगा। तभी येचवान प्रिंसिपल के नज़दीक से ऊपर की साइड चलने लगता है, जहाँ पर प्रिंसिपल को बहुत ही ज़्यादा अनईजी ओरा फील होता है। बाद में वो येचवान से कहता है कि हे बच्चे तुम रुको, येचवान तुम्हारा लेवल कौन सा है। तभी येचवान कहता है कि
मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट रैंक के डेंटियन रेलम में पहुंच चुका हूँ। ये जवान की बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अपना मुंह खोलते हुए कहता है, क्या तुम डेंटियन रेलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच भी गए? तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकते हो, वो भी इतने ज़्यादा कम दिन में? ये जवान की इतनी टेरिफाइंग प्रोग्रेस देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था। लून जिंग वांग की प्रोग्रेस पे इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड मानी जाती है, लेकिन ये जवान तो इससे भी ज़्यादा ऊपर है। वो सोचता है कि ये जवान का प्रोफेशन लाइफ टाइप का है, जिसको लेवल अप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं लगता कि ये जवान इतनी ज़्यादा तेज़ तरीके से आगे बढ़ जाए। तभी उसको येचवान अपने माइंड में दिखाई देता है, जहाँ पर वो कई सारे काउंटलेस पिक को मारने के बाद उसके ऊपर बैठा होता है। वो सोचता है कि येचवान लाखों पिक को मारा होगा, तब जाकर वो अप्रेंटिस लेवल से निकलने के बाद यहाँ पर पहुँच चुका है। ये बच्चा की स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंसेन है। प्रिंसिपल इस सदमे से ऊपर ही नहीं पाया था। तभी येचवान कहता है, प्रिंसिपल जाओ, यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन प्रिंसिपल जाओ तभी येचवान को कंधे पर हाथ रखते हुए उसे पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि येचवान, तुम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। तुम्हारा लेवल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और वो उसके ऊपर थूक उड़ाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें एग्जामिनेशन टेस्ट को पार करना ही होगा हमारे स्कूल के लिए। तभी येचवान उसके चीटों से परेशान होते हुए कहता है कि एक ग्रांड एग्जाम कंपटीशन, मैंने सुना है कि वहाँ पर सिर्फ इलाइट बंदों को ही भेजा जाता है। यहाँ पर स्कूल की हर तरीके की क्वालिफिकेशन को देखने के बाद स्टूडेंट को वहाँ पर भेजा जाता है। प्रिंसिपल भी उसकी बातों में हमें भरते हुए कहता है कि ये बिल्कुल ही ज़्यादा करेक्ट बात है तुमने कही। नॉर्मली हम यहाँ पर लाइफ टाइप के प्रोफेशन वाले स्टूडेंट को नहीं भेजते। ओरिजिनली हमारा भी यही प्लान था कि हम यहाँ पर अपने कैंडिडेट को लू जिंगलोंग और जूलिंग स्वान को ही भेजें, लेकिन यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन आ चुकी है कि लू जिंगलोंग बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका है यहाँ पर। इसी वजह से हमें तुम्हें चूज़ करना होगा, क्योंकि तुम्हारा लेवल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तभी उसकी बातें सुनने के बाद येचवान भी अपने माइंड में सोचता है कि ये शायद उसी की वजह से है, जब मैं उसके बाप को मारने के लिए गया था तभी उसके ऊपर दरवाजे को मैंने फेंक दिया था। यहाँ पर प्रिंसिपल येचवान को बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कहने लगता है, ज़्यादा चिंता न करने के लिए कहता है, बहुत ही ज़्यादा बात करने लगता है। लेकिन येचवान सिर्फ उसके बारे में याद करते हुए सोचता है कि मैंने उसके ऊपर दरवाजा फेंक दिया, उसकी वजह से आज यहाँ पर ये क्या क्या होने लगा है। इसी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा अपना मुंह ढकते हुए हंसने लगता है। यहाँ पर प्रिंसिपल कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहा है अपने स्कूल की गरिमा बढ़ाने के लिए, या फिर ब्ला ब्ला ब्ला। इसको हम स्किप कर देते हैं। सॉरी, पिछले सीन में येचवान अपना मुंह ढक के हंस नहीं रहा था, बाद में प्रिंसिपल ने उसके ऊपर थूक उड़ाया था, उसको साफ कर रहा था। यहाँ पर वो कहता है कि इसका मुझसे क्या लेना देना है। येचवान की बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाते हुए येचवान से कहता है कि येचवान, अगर तुम इस कंपटीशन में टॉप 3 में आ गए तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारी कोई भी बातें मानूंगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे डिवाइन पिग बुचर का चैप्टर नंबर 22। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि येचवान के सामने प्रिंसिपल आ चुका था। उसने येचवान को एक ऑफर दी थी कि वो अगर कंपटीशन में पार्ट ले और टॉप 3 के अंदर आ जाए तो उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेगा प्रिंसिपल। तो अभी यहाँ से शुरू होता है ये पार्ट। प्रिंसिपल की बातें सुनने के बाद येचवान अपने माइंड में सोचता है कि एनी कंडीशन, कोई भी मेरी इच्छा पूरी करी जाएगी। मेरी यहाँ पर सबसे बड़ी इच्छा क्या है, वो अपने माइंड में सोच रहा होता है। तभी वो अपनी उंगलियां सामने की ओर रखते हुए कहता है, मुझे 5 लाख चाहिए। उसकी बातों में हामी भरते हुए प्रिंसिपल भी उसे कहता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब तक तुम टॉप 3 के अंदर आ जाओगे तब तक तुम्हें तुम्हारे 5 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। प्रिंसिपल इतनी मीठी मीठी बातें करने के बाद वो अपने माइंड में सोचता है कि येचवान एक नॉन कॉम्बैट टाइप का प्रोफेशन के साथ अवेकन हुआ है। इसका भले ही लेवल ज़्यादा बढ़ चुका है बाकी ओर से, लेकिन इसका पावर अभी भी बहुत ही ज़्यादा कम है। और सामने की ओर से बहुत सारे लोग आएंगे जो कि कॉम्बैट टाइप के प्रोफेशन के साथ आए हैं। वो आसानी से ये फैंग को हरा देंगे। तो उसे क्या लगता है, वो कभी भी इतना ज़्यादा अमाउंट पा सकेगा? ये गधे की तरह सोच रहा है। यहाँ पर बहुत सारे के सारे लोग ये फैंग को हरा देंगे और बाद में मुझे 5 लाख देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जवान उससे और भी डिमांड करते हुए कहता है कि मुझे एक टॉप टायर का स्पिरिट वेपन चाहिए और साथ में उसमें स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि मैं उसको अपने साथ आसानी से कैरी कर सकूं।
ये जवान की ये मान सुनने के बाद प्रिंसिपल उसको आंखें मिचते हुए कहता है कि तुम सच में एक चांद को मांग रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि स्पिरिट वेपन कितने ज़्यादा महंगे होते हैं और स्कूल के लिए वो प्रीशियस ट्रेजर के समान है, जो कि स्कूल की तरफ से एक प्रीशियस स्टूडेंट को ही दिया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा सके। अगर ऐसा है तो फिर इसके बारे में भूल जाओ। इतना कहने के बाद ये जवान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ओके ओके फाइन, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम टॉप 3 के अंदर आ जाओगे, तभी तुम्हें ये सारे के सारे प्रीशियस ट्रेजर मिल सकेंगे। ये जवान उसकी बातों में हामी भरते कहता है कि हाँ तो ठीक है, मैं समझ गया। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल भी वहाँ से मुड़कर चला जाता है। प्रिंसिपल यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि उसने एक इस तरीके की जंग को जीत लिया है जहाँ पर जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उसने आसानी के साथ जीत लिया है। उसे लगता है कि ये जवान वहाँ पर आसानी से हार जाएगा और उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन हमें तो पता है कि ये जवान कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो आसानी से जीत सकता है। बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें 9 हेवंस अलायंस का सीन दिखाया जाता है, जिसके गेट के पास ये जवान पहुँच चुका होता है। वहाँ पर ये जवान के सामने एक गार्ड खड़ा होता है। वो ये जवान से यहाँ पर आने का कारण पूछता है। वो कहता है कि हे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? ये जवान उससे कहता है कि मेरा नाम ये जवान है और मैं आज यहाँ पर मिस जिंग से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। गार्ड ये जवान की बातें सुनने के बाद उसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ हाँ, तुम कितना ज़्यादा मजाकिया हो। तुम्हें क्या लगता है कोई भी आकर मिस जिंग से ऐसे ही मिल सकता है? अचानक दरवाजे के ऊपर मिस जिंग हाथ रखती है और वो बाहर की ओर निकलती है और ये जवान को हंसते हुए कहते हैं कि ये जवान, तुमने आखिरकार यहाँ पर आने का फैसला कर ही लिया। मैं तुम्हारी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कब से बेताब थी। बाद में मिस जिंग ये जवान को हाथों से पकड़कर अंदर की ओर ले जाने लगती है और वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाते हूँ कि हमारा 9 हेवन अलायंस का अंदर क्या है। उन दोनों को इस तरीके से देखने के बाद गार्ड तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो ये जवान को अपने अलायंस के अंदर ले जाती है और बाद में उसको अलायंस के सेक्टर के बारे में बताती है कि हमारा साउथ टावर का जो एरिया है वो रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर तुम रह सकते हो, और नॉर्थ टावर का एरिया है, वहाँ पर जनरल कॉम्प्लेक्स है। ईस्ट टावर एरिया है जहाँ पर तुम्हें कैफेटेरिया मिल जाएगा, वहाँ पर तुम नाश्ता कर सकते हो, खाना खा सकते हो, सब कुछ फ्री में है। और यहाँ पर वेस्ट टावर है जहाँ पर तुमको ट्रेनिंग ग्राउंड मिलेगा, जहाँ पर तुम आसानी से अपनी ट्रेनिंग को कर सकते हो। उन दोनों की बातों के बीच में ही मिस जिंग ये जवान को सभी चीज़ दिखा रही होती है कि कहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड है और कहाँ पर कैफेटेरिया है। तभी मिस जिंग ये जवान को एक तरफ इशारा करते हुए दिखाती है कि वहाँ पर मिशन असेसमेंट, रिवॉर्ड एक्सचेंजेस और लेजर एक्टिविटीज़ करी जा सकती है। ये नॉर्थ टावर का एरिया है। ये जवान उन सभी प्लेसेस को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका है और वो कहता है कि ये सारे के सारे प्लेसेस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मिस जिंग ये जवान को इतना खुश देखने के बाद ब्लश करते हुए उससे कहती है कि तो चलो हम चलते हैं और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाद में तुम भी हमारे में से एक बन जाओगे। तभी ये जवान के कंधों पर कोई हाथ रखता है। माहौल थोड़ा सा इंटेंस तो हो जाता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, हमारा हथौड़ वाला चच्चा है, जो कि ये जवान को कहते हैं ब्रदर ये जवान, तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गई। तभी वो ये जवान को टीज करते हुए उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। मैं तुम्हें नॉर्थ टावर के लग्जरियस एरिया में ले चलूँगा जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी गर्ल्स मिलेंगी, वो भी टॉप टायर की, जो तुम्हारा मसाज करेगी। बुड्ढे की ठरक तो देखो, पूरी की पूरी जवानी फूट रही साले के अंदर। तो फिर वहाँ पर बैंग करके साउंड होता है और हमें पता चलता है कि मिस जिंग ने हथौड़ वाले बंदर के खोपड़े पे ऊपर एक आलू उंगा दिया है और वो कहती है कि ये जवान अभी अभी यहाँ पर आया है और तुम अभी से इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। अभी यहाँ पर बैठे मत रहो, जाओ और मैंने जो ये जवान के लिए गिफ्ट को प्रिपेयर किया था वो जाकर लेकर आओ। वो वहाँ से जाते हुए अपने माइंड में कहता है कि मिस जिंग वाकई में नहीं जानती कि मर्दों को किस तरीके से खुश किया जाता है। सीन शिफ्ट होता रहा, हमें नॉर्थ टावर का सर्विस एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जिंग पहुँच चुकी थी। तभी वहाँ पर अकाउंटेंट बैठी होती है। वो कहते हैं कि मिस जिंग आप यहाँ पर पर्सनली क्यों आई? वो थोड़ी सी घबराई हुई होती है। तभी मिस जिंग ये जवान को दिखाते हुए ऑर्डर देते हैं कि इस बंदे के लिए एक ब्लैक कार्ड को जारी करो। मिस जिंग ये जवान को इतनी आसानी से ब्लैक कार्ड की परमिशन दे रही है, वो बहुत ही बड़ी बात है। इसके बारे में वो दोबारा से सोचती है और मिस जिंग से पूछती है कि मिस जिंग क्या आप सच में इस रुकी को ब्लैक कार्ड की परमिशन देना चाहती हो? ब्लैक कार्ड की परमिशन देने का मतलब ये है कि यहाँ पर उसकी अथॉरिटी बहुत ही हाई हो जाएगी और वो किसी भी जगह का फ्री में एक्सेस ले सकता है।
और सीक्रेट बेस में भी जा सकता है और उसको किसी भी एरिया में जाने के लिए उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने ऊपर सवाल करता देखने के बाद मिस जिंग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वह कहते कि मैंने जो बोला वो करो। मिस जिंग के इतना कहने के बाद ही वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उनसे माफ़ी मांगते हुए येचवान की इन्फॉर्मेशन मांगती है ताकि वो ब्लैक कार्ड को इशू कर सके। बाद में वो येचवान का ब्लैक कार्ड देते हुए कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप आज से 9 हेवन अलायंस के प्रीमियम मेंबर हैं। येचवान खुद को हाईएस्ट अथॉरिटी वाला कार्ड मिलते देखने के बाद थोड़ा सा हैरान था। वो कहता है कि यहाँ पर डिफरेंट टायर के लिए डिफरेंट कार्ड है, तो फिर मेरे को यहाँ पर ब्लैक कार्ड क्यों दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला है। येचवान अपने हाथों में रखे कार्ड को देखता है कि तभी मिस जिंग उसकी तरफ देखती है और उसको बताने लगती है कि ये ब्लैक कार्ड किस तरीके से काम करता है। वो कहते हैं कि 9 हेवन अलायंस में सभी एक समान है, यहाँ पर सभी अपने अपने कंट्रीब्यूशन देते हैं। यहाँ पर सभी मिशन को कंप्लीट करने के बाद पॉइंट ऑन करते हैं जिसकी वजह से वो लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और उनको एक अलग कार्ड मिलता है। यहाँ पर 1 लाख पॉइंट हो जाने के बाद यहाँ पर ब्लैक कार्ड मिल सकता है। येचवान अपने हाथों में रखे कार्ड को देखने के बाद कहता है ओह तो ऐसा है। वो अपने हाथों में रखे कार्ड में 1 लाख पॉइंट है। ये देखने के बाद ही वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था। मिस जिंग यहाँ पर क्यूट हरकतें करते हुए येचवान को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन येचवान तो हमारा सख्त लौंडा है, इसी वजह से वो नहीं पिघलता। बाद में मिस जिंग यहाँ पर येचवान को कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें पर्सनली रिक्रूटमेंट किया है जिसकी वजह से यहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो और तुम्हें ब्लैक कार्ड मिला है। ये उसी का अंजाम है क्योंकि तुमने उस दिन मेरी मदद की थी वहाँ पर थंडर लाइन अलायंस वालों के सामने तुमने लड़कर हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। बाद में मिस जिंग थोड़ा सा और ब्लश करती है और येचवान को कहते हैं कि यहाँ पर नेचुरली ही तुम इतने ज़्यादा क्वालिफाई तो हो कि तुम ब्लैक कार्ड को प्राप्त कर सको, लेकिन यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मेरी होप तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा हाई है। सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि मिस जिंग जो इतनी देर से येचवान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है वो येचवान के सामने नहीं काम आ रहा है क्योंकि येचवान को वो पिक्की शक्ल में दिखाई दे रही है। वो बहुत ही ज़्यादा वल्गर दिखाई दे रही है। जिंग को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वो येचवान को सेड्यूस कर रही है, लेकिन येचवान को वो बहुत ही ज़्यादा गंदा और वल्गर लग रहा है। येचवान के चेहरे पर आप साफ देख रहे हो कि उसके दांत कसे हुए हैं। तभी उन दोनों की कॉन्वर्सेशन के बीच में वहाँ पर हथौड़े वाला बंदा आ जाता है और मिस जिंग चिल्लाते हुए आता है जिसकी वजह से वो दोनों आपस में से छूट जाते हैं और मिस जिंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही है और येचवान के माइंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो येचवान सोचता है कि ये बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तभी वो येचवान के पास आता है और येचवान को कुछ स्क्रॉल्स और कुछ डब्बे देते हैं जिसके बाद वो कहता है कि ये रहा तुम्हारा वेलकम गिफ्ट क्योंकि आज से तुम हमारे नए मेंबर हो। वो येचवान के नज़दीक आता है और बाद में येचवान के कानों में कहता है कि ये मिस जिंग के द्वारा प्रिपेयर किया गया सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ये सब स्पेशली इतना ज़्यादा लग्जरियस है कि ये आज तक ये किसी को नहीं मिला और ये तुमको मिला है, इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस और प्राइसलेस है। येचवान उसकी बातों को टोकता नहीं लेकिन उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और स्क्रॉल की तरफ देखता है। बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि येचवान अपने आप को इतने सारे गिफ्ट मिले देखने के बाद मिस जिंग को थैंक यू करता है। मिस जिंग भी अपनी ब्राइट स्माइल के साथ उस थैंक यू को एक्सेप्ट करती है। बाद में मिस जिंग उस हथौड़े वाले बंदे को कहते हैं कि आप अभी जा सकते हैं, अभी मैं येचवान को लेकर जा रही हूँ और रेजिडेंशियल एरिया को दिखाने वाली हूँ। बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें डार्क मैजिक पुल का दिखाया जाता है जहाँ पर येचवान और मिस जिंग पहुँच चुकी होती है। बाद में येचवान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बाद में मिस जिंग से कहता है मिस जिंग आपने ये नहीं कहा था कि साउथ टावर के अंदर हमें रेजिडेंशियल एरिया मिलेगा, अब तो यहाँ पर अलग जगह पर आ चुके हैं। वहाँ पर हम सामने की ओर देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक लिक्विड बह रहा होता है। बाद में मिस जिंग उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने देखा था कि तुम अपनी पिछली फाइट में बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके थे, क्या मैंने सही देखा था ना? इसी वजह से मैं आज तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ। इस पुल के अंदर बहुत ही ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर जो भी चोट लगी होंगी वो मिट जाएंगी और तुम यहाँ पर फिर से स्वस्थ हो जाओगे, तो ज़्यादा देरी मत करो और तुम यहाँ पर आ जाओ अंदर की साइड। बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि मिस जिंग ने अपने स्विम सूट पहन लिया होता है। उसे बिकनी बोलते हैं लेकिन मैं घर पे हूँ इसी वजह से मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बोल दिया तो चलो ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है और आप मांगा पैनल को देखो, लुक एट दिस पैडी अमेजिंग। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।